नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। आज अगर बाजार को अगर आप देखें तो आज चांदी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। 88,400 के नीचे फिलहाल है। करीब 2% की गिरावट चांदी में यहाँ पर दिख रही है। गोल्ड भी कमज़ोर है। अब सवाल उठता है कि इस गिरावट पर क्या करना चाहिए। जो ट्रेडर है उनको कहाँ पर एंट्री लें, जो निवेशक है वो कहाँ पर खरीदारी करे। तो इन दोनों के मन में तमाम तरह की दुविधाएं होंगी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सवालों के जवाब ढूंढें। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी से, भाविक पटेल है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ से, और देबा गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज़ से। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं चांदी के साथ ही। केडिया जी, आप बताइए चांदी में क्या लग रहा है आपको, कितनी गिरावट यहाँ से और दिख रही है? जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहाँ पर खरीदारी शुरू करें, और जो ट्रेडर्स हैं वो कहाँ पर खरीदारी शुरू करें? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो पिछला हफ्ता काफी वाइटल था, जहां पे हमने अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखी। थर्सडे के दिन हमने देखा कि चांदी में एक अच्छा खासा जंप आया था, क्योंकि ईसीबी ने रेट कट का अनाउंसमेंट कर भी दिया था और हो भी गया था इंटरेस्ट रेट कट, जिसके बाद एक उम्मीद थी कि स्वीडन, बैंक ऑफ चाइना, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और बाकी भी सेंट्रल बैंक्स में रेट की कटौती आ जाएगी। बट शुक्रवार के सेशन से ही हमने देखा एक दबाव बनना चालू हो चुका। थर्सडे की जो तेजी थी वो शुक्रवार को मार्केट गवाता हुआ दिखाई दिया। पहली न्यूज आई कि चाइना अब गोल्ड की बाइंग में पॉज कर सकता है, जिसके बाद हमने अच्छा फॉल देखा। शाम को यूएस से जो जॉब डेटा आए थे वो काफी बेहतरीन आए थे, जिससे उम्मीद ये बनने लग गई अब कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट कट जल्दी कटौती नहीं होगी। जो प्रोबेबिलिटी हम सितंबर में देख रहे थे वो घटकर नवंबर में शिफ्ट होते हुए दिखाई दी, जिसके चलते सोने और चांदी दोनों में हमने भारी गिरावट आती हुई देखी। कल कोई डेटा पॉइंट नहीं था, बट लोअर लेवल पे रिकवरी करी। बट मुझे लगता है जब तक $30 के ऊपर चांदी नहीं जाता है, 29 से 30 के बीच में इंटरनेशनल में चांदी ट्रेड करेगी। जो डोमेस्टिक मार्केट में हम देख रहे हैं, कल 1% की तेजी के साथ 90,000 का लेवल रिगेन जरूर किया, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है आज दिन के सेशन में दबाव रहेगा। हाँ, ये हफ्ते के अंदर फेड की मीटिंग्स है, जहां पे इंटरेस्ट रेट को लेके तो कोई अपडेट नहीं है, अनचेंज रहेगा, लेकिन जो उसका आउटलुक रहेगा आगे के मंथों का वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज दिन के सेशन की अगर बात करूं तो मुझे लगता है दबाव कंटिन्यू रह सकता है। 89,200 पे चांदी जुलाई वायदे को बेच के चलिए। करीबन 90,000 का स्टॉप लॉस रखिए। 87,800 तक का टारगेट हम चांदी में देख पाएंगे, जो कि इंटरनेशनल में करीबन $29 तक का सपोर्ट लग रहा है। डॉलर की तेजी की वजह से ये गिरावट चलती हुई दिखाई दे सकती है आज मॉर्निंग सेशन में। इस 87,800 तक आपको लग रहा है, और जिनका लंबी अवधि का नजरिया है वो और अगर वेट कर सकते हैं नई खरीदारी से पहले, तो केडिया जी कितना रुके, कितना कितनी नीचे चांदी आ सकती है यहाँ से? देखिए, एक चीज आप पक्का पकड़ के चलिए, सेंट्रल बैंक के पिछले 6 महीनों में जो स्टेटमेंट आए हैं वो इस तरीके से रहे हैं कि कभी इमीडिएटली हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट इमीडिएटली कर दिया जाएगा, फिर होते हैं डिले होगा। लेकिन एक चीज श्योर है कि 2024 में रेट कट का सिनेरियो स्टार्ट हो चुका है। ईसीबी के बाद बीओई और बाकी कंट्रीज भी बने हुए हैं। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ से बहुत ही बड़ा कोई फॉल बैक आने वाला है कि वापस 70-75 जा रहेगा। हाँ, 88, 400, 500 का एक अच्छा सपोर्ट अगर ये टूटता है तो एक बार 85, 86 के जोन में आ जाएगा, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। तो मेरी सलाह रहेगी जो लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहे हैं 6 महीने का, दिसंबर एंड तक का, उनको 50% अभी ले लेना चाहिए। मैक्सिमम डाउनसाइड इनकेस अगर चीजें नेगेटिव रहा तो 85, 86 के जोन पे एड ऑन करना है। ईयर एंड तक का टारगेट, पहले जैसे मैं 1 लाख बोलता था तो हमने 96 तक का लेवल देखा था, बट अब ईयर एंड तक आराम से समझो 1,20,000 के आसपास पहुंच सकता है, जिस ढंग से इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी की काफी शानदार रहेगी। गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट है, तो 1,20,000 प्लस का भाव हम आराम से ईयर एंड दिसंबर तक देख पाएंगे। नीचे में 85, 86 का स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, वहां पे एड ऑन करने की सलाह रहेगी। तो चलिए, 85,000 से 86,000 केडिया जी को लगता है यहाँ पर लंबी अवधि के निवेशक खरीदे। साल अंत तक 1,20,000 रुपए तक चांदी जा सकती है, ये केडिया जी की तरफ से राय आ रही है। भाविक जी, आप बताइए ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में आज? गुड मॉर्निंग गुड विशुमन जी। मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड और सिल्वर देने हमने देखा कि फ्राइडे को जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा है काफ़ी स्ट्रांग है एक्सपेक्टेशन से अलग। तो उसकी वजह से हमने देखा कि काफ़ी गिरावट आई है। और कल हमने देखा कि जो यूरोप में फार राइट है, उनकी इलेक्शन की वजह से यूरो जो था वो वीक हो गया, तो उसकी वजह से डॉलर में स्ट्रेंथ है जो गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव है। ये वीक की बात करें तो आई थिंक एफओएमसी की मीटिंग है, जिसमें ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कमेंट्री कि वो लोग क्या कह रहे हैं। ऑल्दो मार्केट ने अभी एंटिसिपेट किया है कि सितंबर में शायद रेट कट ना हो सके, दिसंबर में हो सके। तो अभी के लिए आई थिंक ये वीक के लिए तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में नेगेटिव ही सेंटीमेंट रहेगा।
तो मुझे लग रहा है कि थोड़े उछाले पे बेचना ही चाहिए। गोल्ड की मैं बात करूँ तो आई थिंक गोल्ड अगस्त का जो मंथ है वो 71,350 के करीब आता है, तो शॉर्ट कर सकते हैं 70,950 से 70,900 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 71,600 का। ओके, तो आपको लग रहा है कि गोल्ड 70,950 तक भी नीचे आ सकता है, ये सलाह भाभी की तरफ से आ रही है। दिव्या, आप बताइए आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड और सिल्वर दोनों पर? गुड मॉर्निंग युष्मान जी। तो यार गोल्ड की हम बात करें तो कल के सेशन में हमें एक रिकवरी देखने मिला फ्राइडे के सीवियर फॉल के बाद। लास्ट वीक जो न्यूज फ्लो आया हमें कि चाइना ने जो है आफ्टर 18 मंथ्स गोल्ड बाइंग जो स्टॉप कर दिया है, और साथ ही साथ जो नॉन फार्म पेरोल डेटा आया था वो बेटर देन एक्सपेक्टेड था। तो उसके बाद जो रेट कट का जो एक्सपेक्टेशन है वो अभी एज ऑफ नाउ 50% ही रह गया सितंबर महीने में, जो कि प्राइजेस के लिए नेगेटिव है। एज ऑफ नाउ अभी कल के जो इवेंट है उसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। अगर कुछ सरप्राइज हमें आता है तो मे बी कुछ रिवर्सल देखने मिल सकता है, या तो फिर सेल और राइज का व्यू करके हम चल सकते हैं गोल्ड के अंदर। 71,500 के आसपास अगर आता है तो हमें बेच के चले, स्टॉप लॉस हम 71,700 का रखे, और टारगेट नीचे में 71,250 का रखे। और चांदी के मैं बात करूँ तो चांदी की में भी हमें कल एक रिकवरी देखने मिली थी, पर आज एक सेलिंग प्रेशर में टेक्निकली में देखूँ तो कॉमेक्स में $29 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है स्पॉट पे। अगर उसके नीचे क्लोजिंग देखने मिलता है हमें 12 बजे के आसपास, तो फिर इंटरडे में 21.5 के आसपास भी जा सकता है। तो चांदी हम करंट भाव भी बेच के चल सकते हैं 88,400 के करीब। स्टॉप लॉस हम 88,900 का रखें, और टारगेट नीचे में 87,800 का मेंटेन करके चलें। ओके, चलिए गोल्ड सिल्वर के बाद अब मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में अगर आज आप देखें तो कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम, इन तीनों पर दबाव दिख रहा है। एल्युमिनियम 235 के नीचे है, जिंक 255 के आसपास, कॉपर 860 के नीचे। बताइए दिव्या गगलानी जी, आपको क्या पसंद है मेटल्स में और किस साइड की ट्रेडिंग की सलाह दे रहे हैं? अगर मैं बेस मेटल पैक की बात करूं तो हमें कल के सेशन में एक रिकवरी देखने मिली, क्योंकि जो सीवियर फॉल आया था लास्ट वीक में, तो एक बार्गेन बाइंग हमें देखने मिला लोअर लेवल पे। एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे जो चाइनीज डिमांड है वो देखने मिलेगी। और साथ ही साथ कल के सेशन में एक इम्पोर्टेंट डेटा है चाइना के लिए, सीपीआई एंड पीपीआई। तो वो डेटा पे भी सबकी नजर रह सकती है। एज ऑफ नाउ 850 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है कॉपर के अंदर। जब तक ये लेवल इंटेक्ट है तब तक बाय ऑन डिप्स करके चल सकते हैं। 855 के करीब बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 850 का रखे, और टारगेट ऊपर में 862 का मेंटेन करके चले। तो ये सलाह कॉपर पर है, 862 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। भाविक पटेल, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में, क्या करना चाहिए आज? मुझे बेस मेटल्स में जिंक थोड़ा पसंद है। देखिए, जैसे लास्ट वीक हमने देखा कि काफी फॉल आया था, और कल हमने देखा कि अच्छी खासी रिकवरी भी दी थी। तो आई थिंक जिंक मुझे लग रहा है कि थोड़ी और यहाँ से ऊपर की जगह रह सकती है। और ओवरऑल अगर चाइना का डेटा भी देखें तो कल सबकी नजर रहेगी इन्फ्लेशन डेटा पे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आई थिंक कोई नेगेटिव सेंटिमेंट आना चाहिए। आई थिंक यहाँ से जिंक जो है वो थोड़ी और रिकवरी दे सकते हैं। तो आई थिंक जिंक मेरी टॉप पिक रहेगी आज के दिन। अराउंड 250 350 पे बाय कर सकते हैं 256 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 252 का। ओके, तो 256 के लिए जिंक खरीदने की सलाह है, स्टॉप लॉस आपको 252 लगाना है। जिंक इंट्राडे के लिए कॉल है जिंक की। केरिया जी, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में? बेस मेटल पैक में वॉलिटिलिटी काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। नो डाउट अभी भी चाइना और यूएस के बीच में जो तनाव है ये पूरे बेस मेटल को इम्पैक्ट दे रहा है, लेकिन बार बार में हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री के नंबर काफी अच्छे हैं, रिकवरी अच्छी बन रही है। तो मुझे लगता है कॉपर और जिंक ये दोनों कमोडिटी पे नजर रखिए, बट ध्यान रखिए वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है। कल के सेशन में हमने शानदार रिकवरी देखी, आज मॉर्निंग में थोड़ा दबाव भी है। तो कॉपर में मुझे लगता है कि 854 इज गुड टू बाय, 850 का स्टॉप लॉस, 862 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। वहीं जिंक की अगर बात करें तो जिंक के अंदर भी मुझे लगता है कि 250 के नीचे जिंक बिल्कुल नहीं जा पा रहा है। तो 253 के करीब लीजिए, 250 का स्टॉप लॉस रखिए, 258 तक का लास्ट। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में हमने देखा जो अब तक मेटल को लेकर चिंता थी वो एक मेजर कारण बना है, बट अब कहीं ना कहीं सप्लाई साइड एल्यूमिनियम काफी अच्छा है। तो एल्यूमिनियम से थोड़ा सा परहेज रही है। वहां पे भी हम देख रहे हैं कि प्राइस 240 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो एल्यूमिनियम छोड़ के हम कॉपर और जिंक, ये दो कमोडिटी स्ट्रांग लग रही है, वहां पे हम लेके काम कर सकते हैं। तो ये सलाह आपकी है बेस मेटल्स पर। क्रूड की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल को लेकर खबर ये आ रही है कि यूएस में एसपीआर यानी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए तेजी से खरीदारी हो सकती है, क्योंकि भाव जिस तरह से अभी नरम है, नीचे की तरफ है, तो वो वहां पर एसपीआर को भरने की कोशिश करेंगे। केडिया जी, क्या लग रहा है इन खबरों का क्या असर होगा और आगे क्रूड की चाल क्या रह सकती है? देखिए कच्चे तेल में ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है। नो डाउट फेड के
मीटिंग्स के अपडेट्स आने हैं, इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि देखिए फ्राइडे को जो डेटा आया था वो काफी स्ट्रांग था, जिसकी वजह से उम्मीद है कि एनर्जी की डिमांड भी बढ़ेगी। यूएस में समर्स भी है तो वहां पे वैसे भी डिमांड कंटिन्यू रहती है। एसपीआर का जो स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली प्राइजेस को एटलीस्ट, अगर मैं ब्रांड की बात करूं तो करंट लेवल से कंटिन्यू होल्ड रखेगा। हमने बार बार देखा 80 के नीचे सस्टेनेबल नहीं है, तो 80 के ऊपर है, क्योंकि 78 79 का उनका रेट आया हुआ है। सेकेंडली, अब ये हफ्ते में आईईए, ईआईए और ओपेक की मंथली रिपोर्ट आनी है, जहां से हमें पता चलेगा कि डिमांड का सिनेरियो क्या है। ओपेक प्लस ने ऑलरेडी प्रोडक्शन कट आगे तक एक्सटेंड किया, तो इनिशियल गिरावट के बाद मार्केट जो रिकवर कर रहा है ये कंटिन्यू रह सकता है। इसी को देखते हुए 6440, कल की रैली के बाद थोड़ा पुल बैक लग रहा है, बट 6440 के करीब लेना है। 6340 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट तो 6620 का रहेगा। इनकेस अगर आप ये वॉलिटिलिटी नहीं देख पा रहे हैं तो ऑप्शन के जरिए भी आप एंटर कर सकते हो, जहां पे 6400 का कॉल लेके चलिए 100 रुपए में। हायर साइड पे मुझे लगता है 180 से 200 तक का लेवल 6400 का कॉल दिखा सकता है। ओके, तो ये सलाह आपकी तरफ से है। 6400 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की क्रूड की सलाह है। 200 का टारगेट यहां पर दे रहे हैं आप बताइए दिव्या, आपको क्या पसंद है कच्चे तेल में? किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति बनानी चाहिए? फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में ट्रेड बताइएगा। और कच्चे तेल में मैं बात करूं तो हमें कल के सेशन में ऑलमोस्ट 3% की रैली देखने मिली थी। एक्सपेक्टेशन ये कि जो समर फ्यूल डिमांड जो यूएसए में बढ़ेगा तो उसके वजह रैली आई थी, और साथ ही साथ यूएसए जो है क्रूड का परचेस करेगा अपने रिजर्व बढ़ने के लिए। पर जो लास्ट वीक जो भी डेटा पॉइंट्स आज आके निकल चुके हैं, दूसरे से जो एक्सपेक्टेशन है रेट कट का वो कम हो चुका है। तो अगर रेट हाई इंटरेस्ट रेट अगर लंबे समय तक रहेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी उसकी जो असर है पड़ सकती है। तो एज ऑफ ना मुझे तो लग रहा है कि इंट्राडे के लिए क्रूड ऑयल को हम लोग बेच के चल सकते हैं। पुट ऑप्शन हम लोग ले खरीद सकते हैं 6500 का। 85 के करीब आता है तो बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 60 का रखे और टारगेट 120 का मेंटेन करके चले। तो कच्चे तेल में आपको भी लग रहा है कि कॉल ऑप्शन खरीदे? 6500 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह आप भी दे रहे हैं। भाविक, आप भी इसी सिमिलर लाइन पर है? आपको भी लग रहा है कच्चे तेल को आज खरीदना ही चाहिए? जी ज़रूर सर। देखिए लास्ट वीक जो ओपेक प्लस ने वॉलंटरी जो प्रोडक्शन कट था जो एक्सटेंड किया था और बोले थे कि नेक्स्ट ईयर जो है वो थोड़ा फेस आउट करेंगे, लेकिन मार्केट ने थोड़ा ओवर रिएक्ट किया था, क्योंकि उसके बाद हमने देखा था कि फॉलोअप सेलिंग नहीं आई थी और उसके बाद ही हमने देखा कि रिकवरी आई है। फ्राइडे का जो जॉब्स डेटा है वो स्ट्रॉन्ग आया, तो ये भी है कि उसकी वजह से जो अभी समर की डिमांड है ड्राइविंग सीजन यूएस में वो भी बरकरार रहेगी। आई थिंक अभी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेटा नहीं आ रहा है। आई थिंक एक न्यूट्रल ही है, और जिस हिसाब से लास्ट वीक और ये वीक हमने थोड़ी बहुत रिकवरी देखी है, मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू रह सकती है। तो मुझे ऑप्शंस के ज़रिए जो 6500 का कॉल है, वो बेहतर लग रहा है। तो इंट्राडे वो बाय कर सकते हैं अराउंड 58, टारगेट रहेगा 110 का और स्टॉप लॉस रहेगा 30। तो 6500 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल सिमिलर कॉल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीनों एक्सपर्ट्स एक राय के साथ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और ऑप्शंस के साथ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कई तरह की खबरें यहाँ पर आती रहती है। चलिए नेचुरल गैस की बात करते हैं। 4% अब बढ़ गए हैं दाम। 252 के ऊपर एमसीएक्स पर आ चुका है भाव। 6 महीने की ऊंचाई पर नाइमेक्स में भी है, वहाँ पर भी $3 के आसपास कारोबार हो रहा है। केरिया जी, क्या राय है एनजी पर? देखिए एनजी में मुझे लगता है कि काफी बड़ा एक ट्रेंड रिवर्सल साइन दिखने लग गया है, फंडामेंटल साइड से भी, टेक्निकल साइड से भी। पिछले हफ्ते भी हमने देखा 2-4 प्रोड्यूसर्स जैसे गैस को उन्होंने अपने आउटेजेस डिक्लेयर किए हैं। और जनरली आप ये देखिए कि हरिकेन सीजन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, जुलाई अगस्त सितंबर में हरिकेन रहती है, उससे पहले मेंटेनेंस के लिए ये आउटेजेस रहते हैं, तो उसका भी एक सपोर्ट मिल रहा है। सेकेंडली अगर हम देखें इन्वेंट्री लेवल अब रिफिल करने के बाद नेचुरल गैस में भी, जहां पे यूरोपियन कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं, तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है मार्केट में तेजी रहेगी। वेदर अपडेट भी जो आ रहा है वहां पे हम देख रहे हैं कि हीटिंग डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। इन सबको देखते हुए बिल्कुल अगर इंट्राडे की बात करें तो 248 में लीजिए, 242 का स्टॉप लॉस रहेगा, 260 का टारगेट रहेगा। बट अगर 15-20 दिन का व्यू लेकर चलते हैं तो मुझे लग रहा है नेचुरल गैस आपको 280 से 290 के बीच में भी जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये मई के बाद से हम देखते हैं एक तो रिफिलिंग होना चालू हो जाता है और प्रोडक्शन आउटेजेस बढ़ जाते हैं। इन दोनों को देखते हुए मुझे लगता है कि काउंटर बहुत स्ट्रांग आने वाले दिनों में दिखाएगा। नेचुरल गैस में ऑप्शन के जरिए भी आप एंटर कर सकते हो, जहां पे 250 रुपए का कॉल 11 रुपए में लीजिए, 5 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट तो 20 का रहेगा, बट कुल मिला के नेचुरल गैस में पोजिशनली भी पोजिशन बनाकर चल सकते हैं। तेजी की पोजीशन यहाँ भी 250 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है। 260 रुपए का टारगेट है नियर टर्म के लिए, और पोजिशनली तो 280 के ऊपर भी जा सकता है एमसीएक्स पर, ऐसा केडिया जी को लगता है। दिव्या, आप बताइए नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए?
और नेचुरल गैस में करंट ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट 4 दिन से हमें पॉजिटिव क्लोज देखने मिल रहा है। प्राइसेस जो है करीब 5 महीने का हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। वेदर फोरकास्ट जो भी एज ऑफ नाउ है वो नेचुरल गैस के फेवर में है। जो हीटिंग वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है और साथ में एयर कंडीशनिंग डिमांड जो बढ़ रही है वो प्राइसेस के लिए फेवर में रहेगा। बाय ऑन डिप्स करके चल सकते हैं। 240 का जो कॉल ऑप्शन है वो 15 के करीब बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 13 का रखे और टारगेट ऊपर में 18 से 20 का मेंटेन करके चले। तो 40 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं भाविक। आप ऑप्शंस में कुछ ट्रेड है क्या एनजी में? जी मुझे भी लग रहा है कि 250 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करना चाहिए। इस बार जो वेदर फोरकास्ट है वो बोल रहा है रिकॉर्ड हीट रहेगी जून के एंड में यूएस में, तो उसकी वजह से कूलिंग डिमांड बढ़ेगी। और हमने देखा कि फरवरी मार्च से ही काफ़ी प्रोड्यूसर्स है उन लोगों ने वॉलंटरी प्रोडक्शन की है। और जैसे केडिया जी ने भी बताया कि अभी शेड्यूल मेंटेनेंस भी कर रहा है, तो आगे जाके ये पॉजिटिव ही रहेगा। बट इंट्राडे की बात करें तो 250 के कॉल ऑप्शन अराउंड 12.5 है, वो बाय कर सकते हैं 16 के टारगेट के लिए। और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 10 का। ओके, तो सिमिलर कॉल है यहाँ पर भी 250 स्ट्राइक की कॉल खरीदने की। लेते हैं प्याज की। प्याज को लेकर खबर ये आ रही है कि रिटेल में दाम 40 रुपए प्रति किलो के ऊपर चले गए हैं और थोक में भी 30 तक दाम बढ़ गए हैं। लेकिन वाकई मंडियों में क्या कुछ हो रहा है, हमारे साथ जयदत्त होलकर हैं, एपीएमसी वाशी के डायरेक्टर है और लासलगांव से आते भी हैं, एक बड़ी प्याज की मंडी है। होलकर सर, क्या हो रहा है प्याज में? क्यों दाम अचानक से बढ़ने लगे हैं? क्या अराइवल्स कम हो गए हैं? यहाँ पे अगर मंडी की बात करेंगे तो लगभग 22 से 23 रुपए के दाम यहाँ पे किसानों को मिल रहे हैं। थोड़ा अराइवल यहाँ पे कम आया क्योंकि बीच में अभी जो बारिश हुआ यहाँ पे, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा गोडाउन से माल निकलने के लिए थोड़ी दिक्कत किसानों को यहाँ पे हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा अराइवल यहाँ पे कम हुआ था। लेकिन अगर जैसे अभी थोड़ी सी बारिश अगर खुल जाती है तो फिर से एक बार अराइवल बढ़ेगा और दाम जो है फिर एक बार थोड़ा सा जैसे पहले थे उसी दाम में यहाँ पे प्याज बेचा जाएगा। यहाँ पे कुछ ज्यादा दाम अभी तक तो बढ़े नहीं है, लगभग 20 या 23 रुपए से दाम अभी भी यहाँ पे किसानों को मिल रहे हैं। और आप जो मंडी के बाहर की जो बात कर रहे हैं रिटेलर की, वहाँ पे 40 रुपया हुआ ऐसा बता रहे, तो बीच में जो ट्रांसपोर्टिंग ये सब बढ़ता है इसलिए वो दाम बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किसानों को यहाँ पे 20 से 23 रुपए के दाम ही यहाँ पे मिल रहे हैं। सर लेकिन मार्च के बाद अब नई फसल आने में लंबा वक्त है, अब अगली फसल आती है अक्टूबर में, तो 4 महीने के आसपास का अभी भी वक्त है। तो क्या लग रहा है आपको, इस दौरान की सप्लाई पूरा करने में वक्त है, तो क्या दाम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, आगे और तेजी से बढ़ेंगे? सीजनली भी ये ऐसा महीना होता है, ऐसा क्वार्टर होता है जहां पर देखा गया है कि प्याज के दाम तेजी से बढ़ते हैं। आपको आगे को लेकर क्या सेंस मिल रहा है, क्या लग रहा है आगे दाम किधर जाते दिख रहा है? नहीं, देखिए अगर पिछली अगर फसल करेंगे तो पिछली फसल अच्छी तरह से आने की वजह से किसान के गोडाउन में ये प्याज अच्छी तरह से है। और नई फसल की अगर हम बात करेंगे तो इस साल बारिश ठीक टाइम से यहाँ पे शुरू हुई है, तो अगला जो फसल है अक्टूबर में आने वाली है, तब तक ये अपना जो पुराना प्याज है गोडाउन में ये सप्लाई हर साल की तरह अच्छी तरह से सप्लाई रहेगी। कुछ ज्यादा दाम बढ़ेंगे ऐसा सिचुएशन अभी तो यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि नए फसल भी अच्छी तरह से आएंगी और अक्टूबर के बाद भी अराइवल अच्छा रहेगा, तो कुछ ज्यादा दाम यहाँ पे बढ़ेंगे ऐसी सिचुएशन यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रही है। तो लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा दाम नहीं बढ़ने वाले। अच्छी बात है, ना बढ़े तो बेहतर है, क्योंकि एक सेंसिटिव कमोडिटी भी है, इसको लेकर काफ़ी बवाल भी मचता है। शुक्रिया होलकर सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुछ और एग्री कमोडिटी की। एग्री कमोडिटी में ग्वार सीड ग्वारगम सबसे पहले, जहां पर आज थोड़ी खरीदारी दिख रही है, आधे % के आसपास। 5400 के ऊपर है ग्वार सीड, 10,500 के ऊपर है ग्वारगम। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। जून का वायदा 5360 के ऊपर है ग्वार सीड और ग्वारगम 10,500 के आसपास जून का वायदा है। केरिया जी बताइए, ग्वार में क्या करना चाहिए, क्या कब इस दायरे से निकलेगा बाजार? देखिए जून मंथ काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानसून, और हम जानते हैं लानीनो एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे बरसात ज्यादा होती है। जब बरसात ज्यादा होती है तो फार्मर दूसरे क्रॉप पे शिफ्टिंग रखते हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ रहा है। एक अच्छी चीज ये भी है कि एनसीडीएक्स पे ऑप्शंस वापस गवार पे आ रहे हैं, तो आई थिंक ये एक कुछ बड़ा ट्रिगर ला सकता है। टाइमिंग तो मार्केट जैसे मैंने पहले भी कहा था एक दायरा बना रहेगा जो 5300 के नीचे नहीं है तो 5600 के ऊपर भी नहीं है। आज के ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो 5370 पे लेके चलिए, 5300 का स्टॉप लॉस रखिए, 5500 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा जुलाई वायदा। वहीं गम के अंदर भी 10,220 तक लेके चलिए, 10,380 का स्टॉप लॉस रखिए, 10,750 तक का लेवल हम गवार गम में भी देख पाएंगे। 10,750 तक ग्वारगम, 5500 तक ग्वार सीड, ये टारगेट केडिया जी की तरफ से आ रहे हैं। अब मसालों की बात कर लेते हैं। मसालों में सबसे पहले हल्दी में केडिया जी बताइए क्या हो रहा है? हल्दी आज क्या फिर से तेज होगी क्या?
आज दायरे में दिख रहा है। जून का वायदा है 17,150 के आसपास, अगस्त का वायदा है 17,600 17,700 के आसपास। क्या लग रहा है अब? देखिए, मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक उछाल तो रहना चाहिए, बैलेंस शीट काफी टाइट है। लेकिन अगर अगस्त वायदा 17,800 के नीचे अगर होल्ड रहता है तो एक टेम्पररी करेक्शन देखने मिल सकता है, बट शॉर्ट इतना एग्रेसिवली मत करके चलिए क्योंकि बैलेंस शीट काफी टाइट है। तो टाइमिंग मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए। अगर प्राइजेस 18,200 के ऊपर निकलता है अगस्त वायदा तो फिर से बड़ी तेजी बन जाएगी। तो भले इंट्राडे में आप पकड़ के चलिए थोड़ा बहुत नीचे मिल जाए 17,200 300 तक, लेकिन ज्यादा कन्विक्शन जो है बाय और ड्रॉप का ही रखना चाहिए हल्दी के अंदर, जिस से बैलेंस शीट टाइट है। तो आज इवनिंग सेशन में हो सकता है मार्केट में वापस रिकवरी मिल जाए जून महीने में, लेकिन टाइमिंग मार्केट एक दायरे में है, उस दायरे से निकलने के बाद ही हम बाइंग करेंगे। बात करते हैं जीरे की। जीरे में बिकवाली बढ़ती जा रही है। हमारे साथ किशोर शाह हैं। 27,000 के नीचे जीरा का वायदा आ चुका है, आज भी कमजोर है। किशोर शाह जी, आपसे पिछली बार बात हुआ था तो आप कहते कि यहाँ घरेलू बाजार के जो जीरे हैं इसकी डिमांड बनी रहेगी और कोई चिंता नहीं है विदेशों के सप्लाई की, लेकिन दाम तो नीचे ही आ रहे हैं, 27,000 के नीचे आ चुके हैं। क्या हो रहा है सर? जी सर, इसका मेन रीजन नीचे आने का एक ही कारण है कि थोड़ी जो अराइवल है वो बड़ी है। उस टाइम अपनी जो बात हुई थी लास्ट में, उस टाइम अराइवल थी 10-12 हजार की, अभी अराइवल है 16-17 हजार की। क्योंकि अभी किसान को सीडिंग का टाइम आया तो थोड़ी बुआई, उनकी मूंगफली की सीजन आ रही, तो बुआई करने के लिए ये आवक है थोड़ी बड़ी है जीरे की। लेकिन आपको बता दूं, ये वापस 10-15 दिन के बाद मैंने आपको बोला कि 30 अगस्त तक ये वापस तेजी आनी है और एक नए भाव बनेंगे। 25-30 रुपए की तेजी एक बार बनेगी। इस भाव से कोई ज्यादा लंबे घटने की उम्मीद नहीं है सर। 5-10 रुपए घट जाए तो और बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं है घटने की। दूसरी बात ये है कि अभी थोड़ा एक्सपोर्ट डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड थोड़ी रुकी हुई है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। माल सब जगह हैंड टू माउथ माल है, कोई लंबा चौड़ा स्टॉक किसी पे हुआ नहीं है। ना ऊंझा में इतना लंबा चौड़ा स्टॉक है, ना किसी के पास इतना बड़ा माल है। माल आज की तारीख में किसान के पास है। जैसे किसान लाता है बाजार थोड़ा घट जाए, जैसे किसान रुक जाएगा वापस बाजार बढ़ जाएगा सर। आप नीचे की बातचीत कर रहे हैं 5-6%, नीचे कहां तक आ सकता है? और 5-6% नहीं, 5-6 रुपया, 5-6% नहीं बता रहा हूँ, 5-6 रुपए किलो कर सकता है सर। ओके, और अगस्त तक जो तेजी की बात कर रहे हैं वहां पर कहां तक जा सकता है भाव? ये बार एक बार वापस 320-25 तक आ सकता है सर। 320-325 तक आ सकता है, यानी 32,000 के ऊपर के भाव दिख सकते हैं यहाँ पर वायदा में। शुक्रिया किशोर शाह जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए केडिया जी, आप बताइए जीरे को लेकर आपको क्या लग रहा है? आपके पास क्या खबर है? कुछ नए इंसाइट्स है जीरे को लेकर? देखिए, जीरे में मैंने पहले भी कहा था कि प्राइजेस 30,000 के ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे, बिकॉज जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में हम चाइना, तुर्की, अफगानिस्तान, यहाँ की जो सप्लाई है वो अब धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट डिमांड हमारे यहाँ पे पिकअप नहीं करेगा। सेकेंडली, डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम देखें तो जैसे ही 30,000 का भाव देखा था, अराइवल प्रेशर भी बढ़ना चालू हो गया। तो बिल्कुल किशोर जी ने जैसा कोई बड़ा फ्री फॉल नहीं है, बट मुझे लगता है पर्सनली कि प्राइजेस में अभी तेजी के लिए समय है। डाउन साइड में ओवरऑल 25-25.5 का लेवल है, बट करंट लेवल से मुझे लगता है 27,200 का बाउंस पे बेच के चलिए। 26,500 का तो इमीडिएट टारगेट है, बट ये कंसोलिडेट करेगा 26,000 के इर्द गिर्द। जुलाई 10-12 तारीख के बाद ही मार्केट को एक सपोर्ट मिलेगा तेजी का, उससे पहले आप नीचे में 25.5-26 का एक बेस बनता हुआ देख पाओगे। आपको भी लग रहा है कि ज्यादा गिरावट यहाँ पे नहीं है, थोड़ी बहुत गिरावट दिखेगी और 26,500 का आप टारगेट दे रहे हैं, और जुलाई मध्य से आपको तेजी यहाँ पे दिख रही है, और अगस्त में किशोर साहब भी बता रहे थे कि यहाँ से जीरा तेज हो सकता है। धनिया में बताइए केडिया जी, क्या लग रहा है धनिया में क्या करना चाहिए? एज कंपेयर टू हल्दी और जीरे, धनिया काफी सुस्त है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जो पहले हमारा स्टॉक पोजीशन था वो काफी एक्स्ट्रा था, जिसकी वजह से गिरावट आई थी। बट अब एफएमसी की डिमांड धीरे धीरे ठीक है, और मानसून में हम देखते हैं कि सूखे धनिया की डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे टाइम पे एक जंप आने की उम्मीद है। 74 इज गुड टू बाय, 73.50 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट तो 74.80 का है, बट अगर 10-12 दिन का व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है प्राइसेस फिर से 76-76.50 के जोन में जाते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल लेके काम करना चाहिए। शुक्रिया केडिया जी आपका, भाविक पटेल आपका, और दिव्या गगलानी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों को कमोडिटी मार्केट पर पूरी राय बता दी। मुनाफे की मंडी में इतना